हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक राय है। मैं मूलतः आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैं 12th पास आउट हूँ एवं मेरी उम्र 19 साल है। मैं 12th पास करने के बाद मेरा बचपन से ही आईएएस बनने का सपना था, जिसको पूरा करने के लिए मेरे परिवार वालों ने मुझे प्रयागराज भेजा। यहाँ पे मैंने बहुत से कोचिंगों में जाकर डेमो क्लास लिया, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई भी पर्सनली कोच की तरह नहीं मिला। फिर मेरे को ध्यान आईएएस नाम की कोचिंग जो पत्रिका चौराहे के पास है, वहां पे मैं आया। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर जो सुशांत सर है, उनके नेतृत्व में मैंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ पे मैंने 3 दिन की डेमो क्लास ली। 3 दिन की डेमो क्लास लेने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि यहाँ पे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे पर्सनली गाइडेंस मिला जाता है। हमारे जो पढ़े जाते हैं उसको हमें पर्सनली पूछा जाता है कि हमने क्या पढ़ा, क्या कमियां रही, क्या हमारी पढ़ाइयां थी, क्या हम बता पाए, हमें क्या आगे करना चाहिए, पर लक्ष्य को कैसे आगे प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए सुशांत सर का हम बहुत आभार करना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे इस कोचिंग में आने का अनुमति दिया। मैंने 2 दिन पहले ही डेमो क्लास ली थी और अब मैंने एडमिशन भी ले लिया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पे भी हिस्ट्री क्लासेस चल रही है, आप लोग अगर चाहें तो एक बार आके देख सकते हैं। हिस्ट्री क्लासेस में बताएंगे हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने जो सबसे पहले जब टॉपिक शुरू हुई थी वो थी अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इसका मतलब हुआ विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, लेकिन भारत का जो गमन करने के लिए सबसे पहले जो आए थे वो थे कोलंबस, जो 1492 में आए थे। मगर वो क्या किया, वो रास्ता भटक कर वेस्ट की ओर चले गए, जहां पे उन्होंने वेस्टर्न जीज नाम देश की खोज की। क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न जीज को एक अलग नाम दिया, क्योंकि इंडिया खोज में निकले थे, उनको इंडिया नहीं मिला, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो उन्होंने उसको वेस्ट इंडीज मतलब वेस्ट इंडिया करके उन्होंने संबोधित किया। और वहां को रेड इंडियन भी कहा जाता है, क्योंकि वहां के लोग काले होते हैं, उसको रेड इंडियन भी इसलिए कहा जाता है। लेकिन फिर 1498 का आया, जब वास्को डी गामा भारत गमन करने के लिए आए। वे उनको जब वो आए तो उन्होंने सूरत के कालीकट में आए। वहां पर उनका स्वागत चेमरीन ऑफ कालीकट, यानी जो उनका वो बादशाह बोल सकते हैं, किंग बोल सकते हैं, देख रेख करने वाला कुछ भी बोल सकते हैं, उनका स्वागत किया। अब्दुल माजिद नाम का एक रागीर था जिसने उनको रास्ता दिखाया। उसके बाद ये लोग, हम लोग ये जानना चाहेंगे ये लोग आते क्यों है भारत में, इनका मेन मोटिव क्या है भारत में आने का। इनका है अपने धर्मों का प्रचार करना भारत में। स्पाइसेस यानी जो पीपर नहीं होता है, काली मिर्च, उसको बेचने के लिए ही वो भारत में आते हैं। अपने धर्म का विस्तार करने के लिए आते हैं, ताकि उनका धर्म का विस्तार भारत में हो सके। क्योंकि भारत को में जब वो आते हैं तो भारत में उनको बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉफिट होता है, क्योंकि भारत में चीजें सस्ती पाकर वो विदेशों में जाकर बेचते हैं उसको महंगे दामों पे। हमारे यहाँ 5 कंपनियां आई थी, जिसमें पुर्तगीज से, उसके बाद डच से, फिर डेनिश थे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर फ्रेंच वाले थे। इनमें जो 3 कंपनियां जी थी वो वीक थी, लेकिन फिर पुर्तगीज सबसे मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो अफोंसो जो उनका गवर्नर था, उसने पूरी तरीके से पुर्तगीज को स्टेब्लिश करने में बहुत बड़ी योगदान दिया था। लेकिन फिर जब ब्रिटेन वाले आए तो उनके सामने टिक नहीं पाए। फिर उसके बाद उनका सबसे बड़ा कंपटीटर था वो था फ्रांस देश, उसमें सबसे बड़ा कंपटीटर। लेकिन फ्रांस वाले भी उनके सामने जब टिक नहीं पाए। उनका 3 कार्नेटिक वॉर हुआ, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड एंड थर्ड। 3 में से एक फ्रांस ने जीता, 2 ब्रिटेन ने जीता। क्यों जीता, इसके पीछे आज जानेंगे रीजन। क्योंकि जो फ्रांस है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी है। हम जानते हैं हमारे सरकारी कामों का क्या हाल है, ठीक वही हाल फ्रांस में भी है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी है। तो हम जानते हैं प्राइवेट में काम कैसे होता है और पब्लिक में काम कैसे होता है, ये दोनों को हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए फ्रांस वाले हार गए। उसके बाद फिर हम जानते हैं हमारे यहाँ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे हुई शुरुआत 1707। ये वो तारीख थी जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, बाकी मुगल राजा इतने पावरफुल नहीं थे और औरंगजेब ने इतने युद्ध लड़े थे क्योंकि पूरा खजाना खाली हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई सेंट्रल पावर भारत में नहीं बचा था जो भारत को पूरी तरह से शासन व्यवस्था को संचालित कर सके। इसका फायदा उठाया किसने, बाहरी कंपनियों ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगल के पतन का ऐसा फायदा उठाया कि उन्होंने अपने आप को ईसाई रूप से भारत में पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर लिया। और बात करें तो उनमें ब्रिटिश वाले थे, वे बहुत पहले आए थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो यहाँ से जो छोटे छोटे राज्य थे वो टुकड़ों में बट गए, जिसमें से हम बोल सकते हैं मैसूर को बोल सकते हैं, मराठा को बोल सकते हैं, हैदराबाद को बोल सकते हैं, उसके बाद अवध को बोल सकते हैं। अब अगर हैदराबाद मुगल काल के सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं,
लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुगलों की पकड़ जब कम हुई तो ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए, ये खुद को अपने आप को उससे आजाद मानने लगे और यहाँ का राजा खुद को ही कंट्रोल करने लगा। इसके बाद जो सबसे बड़े पावरफुल आए वो थे मराठा। मराठा ने को स्टैब्लिश किया वीर शिवाजी महाराज, उन्होंने ही मराठा को स्टैब्लिश किया। इसके बाद फिर आए साहू जी महाराज, फिर आए संभाजी महाराज, संभाजी महाराज के बाद फिर आए राजा राम मोहन रॉय। फिर इसके बाद धीरे धीरे मराठों का जब पतन होने लगा तो पावर में आए पेशवा। पेशवा उस टाइम के मराठों को प्रधानमंत्री को बोलते थे, जिसमें थे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय को स्टैब्लिश किया था एज ए पेशवा। क्योंकि जो ताराबाई थी वो थी तो साहू जी महाराज राजा राम मोहन रॉय की पत्नी थी, लेकिन जब उनकी पत्नी थी वो तो उनका जो सही से कंपटीशन, उनका सही से संचालन नहीं कर पा रही थी। और एज ए हम डिक्टेटर हिस्ट्री जानते हैं ना, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हमें जानते हैं ना, तो यही हुआ था उस टाइम भी। वहां पे जो राजा पूछा राजा बनेगा तो वहां पे जो साहू जी का बेटा था राजा राम मोहन रॉय वही बनना चाहता था राजा, और ताराबाई उसका एज केवल 1 ईयर थी और ताराबाई उसकी प्रोटेक्टर बनके उसकी रक्षा कर रही थी। लेकिन फिर उसमें सबसे बड़े भाई थे संभाजी महाराज, उनके बेटा थे साहू जी महाराज, जिनको मुगलों ने अपने यहाँ बंदी बना के रखा था। इसलिए जब साहू जी महाराज जब किंग बने तो उनका हेल्प किया बालाजी विश्वनाथ ने। ये सबसे पावरफुल पेशवा माना जाता है उस टाइम का। फिर उसका बेटा हुआ बालाजी विश्वनाथ, इसने मराठों को जो उनका कम हो रहा था पॉपुलरिटी स्टैब्लिश किया। फिर उसका बेटा हुआ बाजी राव वन, जिसने मराठों को विस्तार करना शुरू किया, इसने नॉर्थ के साइड में मराठों का विस्तार करना शुरू किया। लेकिन जब ये धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंचा तो वहां पे अहमद शाह अब्दाली नाम का एक अफगानी राजा था जो आया, उसने अपने बेटे को पंजाब में वो किंग बना के रखा, प्रिंस तैमूर उसका नाम था, तो किंग बना के रखा था उसको। वहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजाब के ऊपर हमला करके उसके बेटे को मार दिया, जहां पे हमने तीसरा पानीपत का युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने जब इनके ऊपर हमला किया तो इन्होंने सोचा कि इनको भारतीय राजा जो थे वो सपोर्ट करेंगे, जैसे ग्वालियर के हो गए, ग्वालियर के जो राजा से सिंधिया हो गए, गायकवाड़ हो गए, सपोर्ट, क्योंकि इनकी एक अलायंस चलती थी, मतलब कि इनका एक खुद का ही अपना संगठन चलता था जो एक दूसरे में मदद करते। लेकिन क्या किसी ने मदद नहीं किया, इनको सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो अवध के सिराजुद्दौला से थी, लेकिन सिराजुद्दौला ने भी उसने सपोर्ट जुलाई में जाकर किया अहमद शाह अब्दाली का, तो मराठी से पूरी तरह से हार गए। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने जब देखा कि मराठी को हर जगह पतन हो रहा है तो उन्होंने मराठों पर हमला करना शुरू कर दिया और मराठों को धीरे धीरे पहला मराठा वार हुआ, दूसरा वार हुआ, तीसरे में उन्होंने पूरी तरीके से मराठा एम्पायर को कैप्चर कर लिया। फिर बारी आती है मैसूर की। मैसूर में हैदर अली, इसने अपने जमाने में जो उसके एग्रीकल्चर फील्ड थी उस पर बहुत ज्यादा इसने काम किया है। इसने पूरी तरीके से जमीनों की तरक्कियों को करवाना शुरू किया जो अहमद शाह अब्दाली था। लेकिन इसको भी जो ब्रिटेन वाले थे उनको पसंद नहीं आया, तो इसके ऊपर भी हमला कर दिया। पहला एंग्लो मैसूर वार हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने इनको पूरी तरह से मारा, क्योंकि इसके पास भी एडवांस इक्विपमेंट थे जो इसने फ्रांस से लिया हुआ था। फिर दूसरे बार में इसकी मृत्यु हो गई। एक ऐसे हुई जो विद्वान जो मानते हैं, किसी ने बोला कि ये वार में मर गया, किसी ने बोला बीमार था उससे मर गया। तो इसका बेटा था 18 साल का टीपू सुल्तान, उसने कमान को अपने हाथ में संभाली, लेकिन कोई अनुभव न होने के कारण उसको हार मिल गई। फिर तीसरा वार हुआ जिसमें टीपू सुल्तान ने लड़ा, उसमें भी हार हो गई। फिर जो चौथा मैसूर वार हुआ जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने मैसूर को भी पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया। फिर बारी आती है हैदराबाद की। हैदराबाद में सिराजुद्दौला नाम का शासक था जिसने बैटर ऑफ प्लासी और बैटर ऑफ बक्सर दोनों इसी से रिलेटेड, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो कि बैटल ऑफ बक्सर में सिराजुद्दौला था, बाकी मुगल किंग थे एक, बाकी उसके फिर मराठा भी थे। इन तीनों ने मिलकर हमला कर दिया ब्रिटेन के ऊपर, लेकिन इनके पास 40,000 की फोर्स थी और ब्रिटिश के पास 10,000 की फोर्स थी। फिर भी ये पूरी तरह हार गए। क्यों? ये बहुत बड़ा कारण है, ब्रिटिश के पास एडवांस इक्विपमेंट थे और इनके पास वही तीर, कमान, धनुष यही सब थे। अब बताइए जहां पे 10,000 के पास बंदूकें हैं और इनके पास सिर्फ बो है और उसके बाद फिर सिर्फ तलवार है, कैसे जीत पाएंगे? यही कारण था कि इनका पतन हो गया है। धीरे धीरे फिर 1773 तक आते आते जब ब्रिटिश एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा था मैसूर वार, जिसमें इनके खजाने को खाली किया, बंगाल फेमाइन यानी बंगाल की भूखमरी।
बंगाल की भूखमरी इसके पीछे सबसे बड़ी कारण थी, जिसने, क्योंकि बंगाल को भारत का आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर माना जाता था। बंगाल चाहता तो भारत को 18 बार खिला के रख सकता था, लेकिन ये अंग्रेजी जितनी बार आए उतनी बार इन्होंने बंगाल को लूटा, कंगाल किया, उसकी इतनी बुरी तरह हालत कर दी इसने बंगाल की कि बंगाल के लोग खाने के लिए मोहताज हो गए थे। बंगाल पूरे भारत को 18 बार खिला सकता था, और आज आप बंगाल की हालत देख सकते हैं उस टाइम के लिए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसने फिर से इसको रिब्यूट किया ब्रिटिश अंपायर को। इसने, ये जो एक्ट हुआ ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुआ और इसका इंप्लीमेंट भारत में हुआ। ये क्यों आया भारत में? क्योंकि ये पहला था बंगाल फैमिली और ब्रिटिश का कमजोर होता हुआ अनुशासन। दूसरा बात था कि लोग सोचते थे कि भारत में किसी भी तरह की कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई किंग नहीं है जो भारत को पूरी तरह संचालित कर सके, कोई डिसिप्लिन नहीं है। इनका एक कॉमन वर्ड था, डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब भारत और कुत्ते कहीं पे भी अलाउ नहीं है। ये इंडिया को बहुत भद्दी नजर से देखते थे, मतलब ये इंडिया को सोचते थे ये काले लोग क्या ही कर सकते हैं, काले लोग के बस का क्या ही, इसलिए अपने आप को सुप्रीम मानते थे। इसीलिए उस टाइम भारत और अंग्रेजों का भेदभाव, भारत और अंग्रेजों में भेदभाव बहुत ज्यादा होता था उस टाइम। जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया तो उसके बाद फिर इनको मोनोपॉली दी गई 20 साल के लिए, कि 20 साल में भारत में जितने भी ट्रेड करेंगे सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, बाकी कोई भी ब्रिटेन की कंपनी भारत में नहीं आएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे फिर 1813 का समय आया, जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 आया। उस टाइम हुआ ये था कि नेपोलियन जो था वो यूरोप में धीरे धीरे कब्जा करने लगा उसने, और उस टाइम था जब ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर थी, पीक पे थी ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में। लेकिन जब वो नेपोलियन ने जब धीरे धीरे यूरोप को कब्जा करने लगा, कब्जा करने के बाद उसने धीरे धीरे अंग्रेजों को वहां से भगाने लगा। तो सारे जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास गए, बोले कि वो क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब एक्ट ऑफ 1813 पास किया, उन्होंने जाके इनसे बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि तुम लोग अब सिर्फ ट्रेड में ही मोनोपॉली पा सकते हो 20 साल के लिए, और किसी भी चीज में नहीं रहेगी। और फिर धीरे धीरे सारी कंपनियां भारत में आने लगी, इसलिए जो भारतीय इंडस्ट्री थी उसको बुरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि इनकी चीजें सस्ती थी, भारतीय चीजें महंगी थी, इनके पास मशीनें थी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाने के लिए, भारतीय के पास हैंडलूम थे, भारतीय हर चीज अपने हाथों से बनाते थे और वो मशीनों से करते थे। भारतीयों का काम समय लेता था, उनका काम जल्दी होता था, यही सब कारण थे कि भारतीय इंडस्ट्री बुरी तरीके से बर्बाद हो गई। आप बोल सकते हैं कि उस टाइम जो टाटा इंडस्ट्री थी वो कुछ समय के लिए स्टेबल समय कर सकती थी, बाकी कोई कंपनियां उसके सामने शुरू नहीं हो सकी। अभी तक मैंने बस इतना ही पढ़ा है, बाकी अगर हमारे सन ने आगे भी पढ़ने के बाद अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया तो आपको दोबारा मिलने की खुशी हमें और होगी, तो दोबारा जरूर मिलेंगे हम। थैंक यू।